सोच को ले जाओ अपनी उस शिखर पर, सोच को ले जाओ अपनी उस शिखर पर कि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। ना बनाओ अपने सफर को किसी किश्ती का मोहताज, चलो इतनी शान से कि तूफान भी रुक जाएं। जी हाँ, ऐसी एक शख्सियत से आपको आज मिलाने जा रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। कई साल पहले उन्होंने एक पौधा लगाया था जो बढ़ते बढ़ते आज इतना बड़ा पेड़ बन गया कि उसकी कितनी शाखाएं बन गई। कई साल पहले उन्होंने एक छोटी सी संस्था बनाई थी और आज वो कई संस्थाओं के साथ जुड़े हैं। ऐसी एक संस्था के जो संस्थापक हैं उनसे आपको मिलवाएंगे, उनसे रूबरू करवाएंगे और उनसे बातचीत करवाएंगे। उनके जीवन के जो अनछुए पहलू हैं उनसे भी आपसे रूबरू कराएंगे। मेरे साथ आज रहेंगे दशहरा कमेटी के प्रधान, जो 7वीं बार प्रधान बने हैं, श्री रमेश माटा जी। रमेश माटा ये वो नाम है जिसे शहर का हर शख्स जानता है। जिले की कोई ऐसी संस्था नहीं है जहां रमेश माटा का जिक्र ना हो। माटा के कार्य करने के तरीके से अन्य संस्थाएं इतनी प्रभावित होती हैं कि उनसे सलाह मशवरा करने उनके पास ही पहुंच जाती हैं। रमेश माटा का जन्म पानीपत में ही 2 जुलाई 1967 को श्री खिल्दाराम और लक्ष्मीबाई के घर हुआ। रमेश माटा की शिक्षा दीक्षा भी पानीपत में हुई। अपने माता पिता से प्रेरणा लेकर रमेश माटा 16 साल की उम्र से ही समाज सेवा से जुड़ गए। कृष्णा मंदिर नवयुवक सभा में हर साल संतों और महापुरुषों को बुलाकर सत्संग करवाना और गरीब परिवारों की सेवा करने जैसे कार्य इन्होंने छोटी उम्र में ही शुरू कर दिए। लगातार 34 सालों से रमेश माटा इस संस्था के प्रधान हैं। 2 फेब 1989 में दिल्ली के रहने वाले नंदलाल खुराना की बेटी इंदु से रमेश माटा की शादी हुई। रमेश माटा के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा साहिल पापा के साथ उनके बिजनेस को संभालता है, जबकि छोटा बेटा प्रतीक गुरुग्राम में अपना खुद का बिजनेस सेट करने की कोशिश कर रहा है। बिना चुनाव करवाए सर्वसम्मति से रमेश माटा लगातार 13 सालों से दशहरा कमेटी सनौली रोड के प्रधान बनते आ रहे हैं। मजबूत टीम और समाज सेवा में हमेशा आगे रहने वाले सदस्यों और पदाधिकारियों को साथ लेकर चलने वाले रमेश माटा हर दशहरे पर कुछ नया करने की सोचते हैं। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी के आशीर्वाद से 2 बार पोलियो का विशाल कैंप लगाकर इन्होंने एक मिसाल भी कायम की है। गरीब और असहाय परिवारों के लिए कुछ कर गुजरने की चाह हमेशा से उनके दिल में रही है। वाराणसी की एक संस्था से प्रभावित होकर रमेश माटा ने अपनी टीम को साथ लेकर अन्नपूर्णा अनाज एवं वस्त्र योजना की शुरुआत पानीपत में की, जिसमें लगभग 350 परिवारों को राशन और जीवन में उपयोग होने वाली चीजें मुहैया करवाई जा रही है और साथ ही साल में 2 बार उन्हें सर्दी और गर्मी के कपड़े भी दिए जाते हैं। इसी के चलते स्टार न्यूज और दैनिक जागरण के कार्यक्रम में शान शहर के सम्मान से उन्हें नवाजा भी गया है। 2 बार 26 जनवरी पर रमेश माटा जी को सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही लगभग हर संस्था इन्हें सम्मानित कर चुकी है। अपने व्यस्त जीवन में अपने परिवार को कितना समय दे पाते हैं, आइए जानते हैं उनके परिवार के ही लोगों से। उनकी धर्मपत्नी और उनका बड़ा बेटा क्या कहते हैं उनके बारे में। मैं भी अब जैसे मेरे पापा बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा का काम काफ़ी कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है। लोग हमें पहचानते हैं पापा के नाम से, रमेश माटा का लड़का है, तो हमें गर्व महसूस होता है। वो अपने माँ बाप के लिए वो करते हैं, हमें गर्व होता है उनके उससे। तो अब आगे हम अब काम देख रहे हैं, हम भी आगे समाज सेवा में थोड़ा जाना चाहते हैं। काफ़ी प्रेरणा मिलती है, कहीं जाते हैं तो उनके नाम से हमें पहचाना जाता है, तो उससे काफ़ी वो मिलता है हमारे को। वैसे बहुत अच्छे हैं, वैसे समाज सेवा के साथ जुड़े हुए हैं। घर के लिए इतना समय दे नहीं पाते जितना कि देना चाहिए, पर फिर भी जितना देते हैं हम उसमें सेटिस्फाइड हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम सब खुश रहें। लेकिन हमें आदत पड़ चुकी है, ऐसा कई बार होता है, पर ऐसा कोई नहीं। ठीक है, समाज सेवा के लिए कर रहे हैं तो हमें फील नहीं होता, अच्छा लगता है। समाज सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में अपनी अहम भागीदारी देने वाले रमेश माटा से ही जानते हैं कि उनकी भविष्य की योजनाएं क्या है। रमेश माटा जी आज हमारे साथ रहेंगे। कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और दशहरा कमेटी से भी कई सालों से जुड़ते आ रहे हैं। और क्या विजन इनके रहते हैं, किस तरह ये काम करते हैं और बिजनेस के साथ साथ वो समाज सेवा में कैसे अग्रणी रहते हैं, दिन रात समाज सेवा के प्रति अग्रणी रहते हैं। कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, लैया बिरादरी, कृष्ण सेवा समिति,
दशहरा कमेटी और ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं और दिन रात वो समाज के प्रति काम ही करते रहते हैं। मिलवाना चाहूंगा आपसे श्री रमेश माटा जी। माटा जी, स्वागत आपका वॉइस ऑफ पानीपत के कार्यक्रम में। माटा जी, सबसे पहले मैं आपका पारिवारिक जो जीवन है और आपका जीवन परिचय है अपने दर्शकों के बारे में, हम लोगों को तो पता ही है, जो लोग आपको इस समय देख रहे हैं उनके जानना चाहूंगा क्या है आपका। मैं जी रमेश माटा यहीं पानीपत वार्ड नंबर 10 में ही पैदा हुआ। वहीं से मेरा बचपन शुरू हुआ। शिक्षा दीक्षा सब पानीपत में ही शुरू की। वहीं से मेरा ये जो कह लो धार्मिक संस्थाओं से जुड़ना उसी 10 वार्ड से ही स्टार्ट हुआ। तो मैं वो आपको बताना चाहूँगा, तकरीबन 34 वर्ष पहले, उस टाइम मेरी उम्र रही होगी लगभग 16-17 साल, तो हमने कुछ लोगों 15 से 20 लोगों ने मिलकर एक संस्था का निर्माण किया, श्री कृष्ण मंदिर नवयुग सभा का। उस संस्था का मेन मोटिव धर्म का प्रचार करना था। तो उस टाइम जब वो संस्था बनी तो मैं उस संस्था का सेक्रेटरी था। उस संस्था को जब हमने धर्म का प्रचार शुरू किया कुछ वर्ष तक, फिर उसी संस्था में ही हमने समाज कार्य भी शुरू कर दिए। समाज कार्य भी हमने शुरू कर दिए। इसके साथ साथ लगभग 30 वर्ष पूर्व मैं दशहरा कमेटी से जुड़ा। उसको भी आज मुझे 30 वर्ष हो चुके हैं दशहरा कमेटी से जुड़े हुए को, और लगभग 13 साल से मैं उस संस्था का प्रेसिडेंट भी हूँ। जब मैं प्रेसिडेंट बना दशहरा कमेटी का, तो पहला क्या होता था हमारी संस्था में, दशहरा कमेटी में हमारा मेन मोटिव दशहरा मनाना होता था, दशहरा उत्सव रहता था। तो मैंने अपनी टीम से, उस टाइम लगभग 21 लोग होया करते थे हम दशहरा कमेटी की टीम में, तो हमने विचार विमर्श किया कि हमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए। भाई सब धार्मिक कार्य तो हम करते हैं, धर्म का प्रचार भी करते हैं, किसी संतों को बुला के, साधु संतों को बुला के पानीपत में धर्म का प्रचार तो करते हैं, क्यों ना इसको सामाजिक कार्य के साथ जोड़ा जाए। वहाँ से हमने फिर शुरू किया, हर साल कई मेडिकल कैंप, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, इस तरह कई कार्य हमने शुरू किए। जब आपने 35 साल पहले की बात की तब तो आप नौजवान थे, 16-17 साल की उम्र थी। क्या उस समय दिमाग में विजन चल रहा था कि समाज सेवा में किया जाए, और किसको टारगेट लेके या किसको आदर्श मानकर चल रहे थे कि मैंने तो समाज सेवा में अपना योगदान देना है? देखो जी, इसमें प्रेरणा तो सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरे माँ बाप की है। उनकी कुछ सोच या उनके संस्कार कुछ ऐसे थे। स्टार्टिंग में तो मैं ये नहीं कहता शुरू से समाज सेवा में थे। पहले हमारा जो वर्जन था सिर्फ समाज के प्रति नहीं था, सिर्फ धार्मिक था, सिर्फ धर्म का प्रचार करना था। बाद में ऐसा थोड़ा हमें लगा कि नहीं, हमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए, समाज में रह के दीन दुखियों की कुछ सेवा अगर हो जाए हमारे से, अगर हम कुछ कर सकते हैं, जैसे मैं संस्कार मिले अपने पेरेंट्स से या समाज से, तो मैं अच्छा लगा और हम आगे बढ़ते चले गए। ये मेन मैं अपने इस सबका क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देता हूँ, माँ बाप को देता हूँ। तो ये कृष्ण कृपा सेवा समिति जो आप बता रहे हो उसके प्रेसिडेंट रहे, आपने संस्थापक उसके माने जाते? मैं आज भी उसी संस्था का 34 साल हो गए उस संस्था को, लेकिन आज भी उस संस्था का प्रेसिडेंट मैं ही हूँ। प्रेसिडेंट आप हो। तो उस संस्था में आप जैसे बता रहे हैं कि धार्मिक जो आयोजन किए जाते थे, महापुरुष वहाँ बुलाए जाते थे, उससे हटकर पहला जो आपने, वो तो 34 सालों से आप कार्य करते आ रहे हैं, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या रहा आपका उस आयोजन से निकल के कि मेरे को अब समाज से जुड़ना चाहिए, अब वो क्या दिमाग में चल रही थी और पहला आपने वो कहाँ से स्टार्ट किया? वो मैंने स्टार्ट किया, हालांकि हमने कृष्ण कृपा में भी, कृष्ण जो हमने संस्था बताई है कृष्ण मंदिर सभा, उसमें भी हमने कई कैंप लगाए, लेकिन उसका स्केल बहुत बड़ा नहीं था। उसमें हम 4 या 5 डॉक्टर बुला के एक समाज की शुरुआत की हमने, क्योंकि जगह का भी मतलब थोड़ा कम थी जगह जहाँ हमने लगाए, 11 वार्ड में लगाए वो कैंप हमने। तो शुरुआत तो हमने वहाँ से की। उसमें हम एक काम और भी करते थे, जब हम एक वार्षिक उत्सव मनाते थे अपना कृष्ण मंदिर सभा का, हर साल एक उत्सव धार्मिक पक्का निश्चित था,
उसमें जब लास्ट दिन, जिस दिन वो हम ख़त्म करते हैं प्रोग्राम को, जिसको भोग कहते हैं हम, उस दिन भी हम एक एक्टिविटी जरूर करते थे। जैसे कि विडो को सिलाई मशीन बांटना, 21, 31, उसके हम लिस्ट बनाते थे कि कौन ज़रूरतमंद है। तो हर साल ऐसा कुछ ना कुछ कार्य जरूर करते थे। मोस्टली हमने मशीनें बांटी हैं हर साल, या फिर अभी कुछ साल पहले राशन या कंबल वितरित किए। जैसे जैसे प्रोग्राम बदलता गया वैसे वैसे थोड़ा चेंज होते गए। जब मैं दशहरा कमेटी से जुड़ा तो यहाँ मुझे अपने मेंबर्स की सपोर्ट और मिली। हमारे को मुझे सपोर्ट करने वाले मेंबर तैयार खड़े थे, तो उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया, तो मैंने इस लक्ष्य को और बढ़ाया। इसमें हमने हर साल कम से कम 2 प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, कम मिनिमम 2 कैंप अनिवार्य कर दिए। स्टार्टिंग में जब मैंने ये गद्दी संभाली प्रेसिडेंट की, दशहरा कमेटी की, तो मैंने कहा मैं प्रेसिडेंट तभी बनूंगा जब हम इससे हट के जाएंगे, दशहरे के त्यौहार के अलावा कुछ अलग से हम करेंगे। तो सब मेंबर्स ने अपनी सहमति जताई, तो हमने हर साल कम से कम 2 प्रोजेक्ट निश्चित कर दिए कि समाज सेवा के अंदर 2 प्रोजेक्ट जरूर करेंगे हम। वो हमने किए हर साल। तो अभी 7 साल हो गया आपको प्रेसिडेंट बने हुए लगातार। तो पहले तो पानीपत में सिर्फ एक जगह ही दशहरा मनाया जाता था, मॉडल टाउन शिवाजी स्टेडियम में, अभी 4 जगह हो गया। तो क्या अभी सोचते हैं कि उन 7 सालों में क्या परिवर्तन आया? जिस समय आप बने थे उस समय किस समय शुरुआत की थी भी दशहरा मनाया जाएगा, यहाँ पर शुरुआत होगी, और आज 7 सालों में क्या परिवर्तन आया है उसमें? देखो, परिवर्तन तो बहुत बड़ा आया। जब आप बात कर रहे हो कि दशहरा एक मनाया जाता था मॉडल टाउन में, यहाँ भी मनाते थे हमारे हुड्डा में, सनोली रोड पे भी हमारे जो बुजुर्ग थे, लेकिन उनका स्केल एक वो छोटा था। थोड़े 5-10 बंदे इकट्ठे होके थोड़ी सी पूंजी में ही इकट्ठा करके वो एक प्रोग्राम करते थे। लेकिन जब मेरे से पूर्व सूरज दुरेजा जी प्रधान थे, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। फिर मैं उनके साथ उनकी टीम में था, मैं वाइस प्रेसिडेंट था। फिर जब मैंने 13 साल पहले प्रेसिडेंट संभाला, उसके बाद तो मैंने कई चीज़ें की। एक तो अपनी टीम को मजबूत किया, विशाल परिवार को बड़ा किया, कुछ नए मेंबर, समाज के भिन्न भिन्न प्रकार के मेंबर जोड़े। हमारा दशहरा कमेटी में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमारे में ये गैर राजनीतिक मंच है। इसमें हर तरीके के मेंबर हैं, हर पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी कह लो, कांग्रेस कह लो, इनेलो कह लो, कुछ भी। सभी के पदाधिकारी जो अपनी एक लेवल पे हैं अपनी उसमें राजनीति में, वो इस टीम के मेंबर हैं। लेकिन हमारे यहाँ कभी भी ऐसा कोई भाव नहीं आया कि कोई फर्क नहीं आया। एक सामाजिक कार्य के लिए संस्था बनी हुई है और वो सारे मेंबर उसी तरह के कार्य कर रहे हैं। जब हम जुड़े, सबका सपोर्ट मिला, तो हमने इसको विशाल रूप कैसे किया? पहले तो देखो एक जगह मनाया जाता था, कहीं भी जगह चूज हो जाती थी। फिर हमने एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया। जितनी भी पानीपत की धार्मिक संस्थाएं हैं, वो एक एक झांकी से पूरे शहर में एक जो एक बाजार का पूरे राउंड निकाल के शोभा यात्रा के रूप में दशहरा ग्राउंड तक पहुंचती थी। ये बाद में हुआ, पहले नहीं होता था। इसके बाद हम अपनी टीमें बनाते थे, उसमें हम ड्यूटियां बांटते थे अपनी अपनी। भाई हमने जिस रास्ते से शोभा यात्रा निकालनी है, वहाँ रोड की स्थिति क्या है, वहाँ कोई बिजली बोर्ड की कोई तारें झुकी हुई तो नहीं है कि कोई मतलब ऐसी घटना ना हो जिससे कोई दुविधा हो। तो हम अलग अलग टीम बनाते थे, उसका कार्य बांट दिया करते थे कि हमने ये कार्य उन्होंने करना है, ये कार्य उन्होंने करना है। तो हम उसको देखते थे, प्रशासन से भी बड़ी रिक्वेस्ट करते थे, अपील करते थे। जहाँ जहाँ हमें लगता था सड़कें टूटी हुई हैं, अगर नई नहीं बन सकती तो रिपेयर करवाई जाती थी। हमें लगता था कि कहीं तारें बिजली की बीच में लटकी हुई हैं, तो हमारी कोशिश होती थी उनको भी ठीक करवाया जाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसलिए हम बढ़ते गए आगे। हमारी पूरी कोशिश होती थी कि जो हनुमान स्वरूप होते हैं, जो बिल्कुल पैदल नंगे पांव चलते हैं, वो पूरा बाजारों से भ्रमण करते हुए दशहरा ग्राउंड तक पहुंचते हैं, वो सिर्फ नंगे पैर होते हैं। उनके साथ जो सेवादार है वो भी काफ़ी हद तक नंगे पैर होते हैं।
तो हमें ही उनकी सुविधा का ध्यान रखना पड़ता था कि वो नंगे पैर चल रहे हैं, कहीं उनको कंकर ना लगे। ऐसी हमने अरेंजमेंट किए कि साफ सफाई व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, कहीं खड्डे ना हो, कहीं सीवर ना खुला हो, इस तरह की व्यवस्था हम करते थे। रास्ते में पानी का छिड़काव कर देते थे, रास्ते में जगह जगह खाने के प्रसाद के स्टॉल लगवाए जाते थे, ग्राउंड के अंदर पानी की व्यवस्था की जाती थी स्टार्टिंग में। तो उसको हमने हर साल कुछ ना कुछ बढ़ाते ही चले गए। लोग पहले देखने नहीं आते थे, कम आते थे। कारण क्या था? रश बहुत होता था। आम समाज के जो भावी सामाजिक लोग थे वो डरते थे भीड़ से। हमने अब कुछ सालों से वहाँ एक वीआईपी सीट का अरेंजमेंट कर दिया ताकि वो अपने परिवार को लेके आराम से बैठ के दशहरे का आनंद ले सकें। तो उस समय जब 7 साल पहले आपने जब प्रेसिडेंट बने थे, कितने फुट का रावण बनता था और अब कितने फुट का बनाते हो आप? मेरे हिसाब से तब भी शायद पूरा तो नहीं, तब भी 30, 40 या 50 फुट का तो तब भी होता था। अब 70-80 फुट का होता है। लेकिन हाँ, बढ़ाने को तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमारे बाद जैसे हमने बात की, माल्टोन एक संस्था थी, एक देवी मंदिर भी दशहरा कमेटी है, एक हमारी होगी हुड्डा वाली, हमारे बाद एक 13 सितारा में भी दशहरा कमेटी बनी। तो मेरा प्रयास एक और भी रहा कि मैंने इन चारों को इकट्ठा किया, एक ज्वाइंट कमेटी बनाई चारों संस्थाओं की, दशहरा कमेटियों की, ताकि इसीलिए जो आपने अभी क्वेश्चन किया ना कि वो हाइट की बात की है, कि कोई भी ऐसा मैसेज ना जाए समाज में कि कोई संस्था छोटी है या कोई संस्था बड़ी है। हमने समाज में एक रहने का मैसेज दिया कि हमारी चारों संस्थाएं एक हैं, कोई ऊंचा बड़ा छोटा नहीं है। ऐसा हमने समाज को मैसेज देने का प्रयास किया। तो इसलिए हमने वो जो लंबाई की बात करते हैं वो छोड़ दी। हाँ जी। तो अभी बीच में आपने एक बड़े विशाल कैंप भी लगाए, पोलियो के कैंप। जाहिर तौर पर वो कम ही लगाते हैं ऐसे ना कैंप, तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहा? वो लगाने के पीछे क्या कारण था? हमारे आदरणीय परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जो हमारे लिए काफ़ी पूजनीय संत हैं, उनकी अध्यक्षता में, उनकी देखरेख में मैंने एक रोहतक में सन होगा शायद 4 या 5, 2004-5 में एक कैंप देखा। वो क्या होता था, वो जैसे पोलियो से ग्रस्त जो लोग होते थे, जैसे कि ऐसा पेशेंट जो अपने आप अपने बाथरूम तक भी नहीं जा, जो रोज की चीजें होती वो भी नहीं कर पाता, नहीं कर सकता, हमने उनको ऑपरेशन के बाद इतना देखा कि वो अपने पर डिपेंडेंट हो गया उस पर। ये हमने कैंप देखा कुरुक्षेत्र में पहली बार 2004 या 5 में। तो हमने महाराज जी से प्रार्थना की कि हम भी ऐसा एक कार्य करना चाहते हैं। तो पहला काम हमने 2007 या 8 में लगाया था। वो कैंप अपने आप में एक ऐसा सेवा है। उस कैंप में हमने, वो कैंप श्री कृष्ण मंदिर सभा और दशहरा कमेटी ने ज्वाइंट मिलकर लगाया, क्योंकि ना एक विशाल खर्चा था इसमें, काफी वो बड़ा प्रोजेक्ट था। तो हम दोनों ने मिलकर, संस्थाओं ने, मैं क्योंकि दोनों का प्रेसिडेंट था, दशहरा कमेटी का प्रेसिडेंट था और वहां भी दोनों मैंने ज्वाइंट मीटिंग बुलाई। उसमें हमने ये सेटिंग की भी हम कैसे कर सकते हैं। प्रयास रहा, जितनी भी ये डॉक्टरों की टीम थी वो सारी गुजरात से आई हुई थी। हमने पूरी मेहनत से, वो कम से कम इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि हमें एक बार सोचने में मजबूर हो गए भी ये प्रोजेक्ट करेंगे कैसे। लेकिन मेरे अलावा सभी मेंबरों के भाव ऐसे थे, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और जब हमने वो प्रोजेक्ट लगाया, मेरे उसमें कम से कम लगभग 500 से 600 तक रजिस्ट्रेशन हुई। पानीपत, हरियाणा के भी काफ़ी दूर दूर से, अपने यहाँ यूपी था, वहाँ से भी पेशेंट आए। लेकिन उसमें जो हम ओपीडी करते थे वो डॉक्टर डिसाइड करते थे कि ये ऑपरेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो लगभग 500 से लेके 600 तक हमारी रजिस्ट्रेशन हुई। लेकिन जो हमने उसमें सेलेक्ट किए लगभग 140 के आसपास हमने ओपीडी ना सेलेक्ट किए, भाई इनके ऑपरेशन हो सकते हैं। तो वो कैंप 5 दिन चला लगातार। ये देखो, ये अपने आप में अनूठा एक था, क्योंकि जो वैसे ऑपरेशन होते हैं हॉस्पिटल में होते हैं, हमने एक गार्डन में ये हॉस्पिटल बना दिया
ओटी ऑपरेशन थिएटर जिसको बोलते हैं, पूरे एक प्लाईवुड से बना के एसी लगा के जैसे होते हैं ऑपरेशन थिएटर, वैसा पूरा अरेंजमेंट कर दिया। इतनी भावना थी हमारे मेंबर में, और 24 घंटे की ड्यूटी थी उस कैंप में, 5 दिन 24 घंटे की, मेरी नहीं, अलग अलग मेंबर्स, भाई कोई 6 से 10 रहेगा, कोई 10 से 5 रहेगा। अगर आप आपने वो कैंप देखे हो, मैं वो कैंप बोल नहीं सकता कि मेंबर्स में इतना अंदर से भाव थे सेवा करने के, मैं बयान नहीं कर सकता। हमने लगभग 140 के करीब हमने ऑपरेशन किए। फिर हमने उसको रिव्यू किया अगले साल, भी उसका रिजल्ट क्या है। आप यकीन करो 80% से ऊपर वो पेशेंट ठीक हो गए, 80%। हाँ जी, हमने चेक किए उनको, भाई पहले स्थिति क्या थी उनकी, आज स्थिति क्या है। बड़ा मन खुश हुआ हमारा। चलो हम कहते हो कुछ भी ठीक हो जाते, लेकिन जब हमने अपना वो आंकड़ा देखा, बड़ा अच्छा आंकड़ा है, तो हम बड़े खुश हुए। तो उसके बाद हमने 2013 में एक कैंप फिर दोबारा लगाया, उसमें भी लगभग 130-135 ऑपरेशन किए। 2 कैंप हमने ये विशाल रूप से लगाए। ये सारा आप लोग खर्चा कैसे मेंटेन करते हैं? ये सारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। हमारा भी यही सोच था कि पैसा कैसे अरेंज होगा। यकीन करना हमने किसी ऐसा मांगा नहीं, अपने आप पैसा आया, अपने आप आया। जो हम लोगों को इनवाइट किया, अपने आप आए। और आप एक बात और यकीन करना, सारा खर्चा करने के बाद पैसा बच गया। सेवा भाव से जो जुड़े लोग थे, सब भी अपने आप ही देंगे इसमें। मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने के बाद हमने 1 रुपया नहीं किसी से मांगा, अपने लोगों को बुलाया जरूर, एक देखो, वो आए, उन्होंने देखा और अपने दिया, और सब कुछ करने के बाद पैसा बच गया। ये कमाल था अपने आप में। रमेश माटा जी अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। मैं लगभग उनसे 13 सालों से जुड़ा हूँ, 14 सालों से। उन्होंने मेरे को 13 साल पहले इस कमेटी का मेंबर बनाया था, अपने साथ जोड़ा था। और आज मुझे बड़ी गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ, रमेश माटे की जो कार्यक्रम है, उनको गरीबों को लाभ मिल रहा है, समाज को लाभ मिल रहा है। अपने आप में एक, जैसे कहते हैं गाड़ी का इंजन अच्छा हो तो गाड़ी फर्स्ट क्लास चलती है, स्पीड भी बड़ी अच्छी पकड़ती है। और हमारी इस दशहरा कमेटी और अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक का जो इंजन है वो बहुत अच्छा है। उसकी वजह से ये गाड़ी बड़ी फास्ट चल रही है और समाज के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रही है। कि हम लोग भी शादी पे मेहंदी बांटते थे, अब हम लोग नहीं बांटते, मुसलमान लोग अब भी बांटते हैं। तो 2 औरतें बांटने के लिए मेहंदी गई, सबको बांट बांट के आ गई। और जब आखिरी घर आया तो थाल को साफ करके उसको मेहंदी दे दी। तो वो कहने लगी सहेलियों से कि तुम्हारे लिए तो मेहंदी बची नहीं है, मेहंदी बची नहीं है, तुम क्या लगाओगी। तो शादी के दिन देख करके सब हैरान रह गए कि जो बांट रही थी मेहंदी, उनके हाथ सबसे ज्यादा रंगे हुए थे। माता जी ने भी ये बांटने का काम किया है, इनके भी हाथ रंगे रहेंगे, ऐसी प्रार्थना भगवान से करता हूँ। बिल्कुल कमाल था ये। और सेवा भाव से जुड़े हुए, जैसे इन्होंने बताया कि लोग अपने आप ही पैसा देते गए, कारोबार चलता गया, पौधा लगाया था और पेड़ बनता गया। अभी और भी बातें इनसे करेंगे, और भी जानकारी लेंगे। कुछ और नए प्रोजेक्ट भी इन्होंने शुरू किया और समाज के प्रति और कितनी इनकी भावना है वो भी इनसे जानकारी लेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है कि छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वॉइस ऑफ पानीपत के खास कार्यक्रम शख्सियत में फिर मिलवाएंगे श्री रमेश माटा जी से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। ये दीपावली का पर्व मिलन का पर्व है और इस मिलन के पर्व पे हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने प्रदेश के साथ और अपने देश के साथ मिलकर एक राम राज्य की जो कल्पना जो हमारे ऋषि मुनियों ने देखी है, हम उस कल्पना को पूर्ण रूप से, यथार्थ रूप से, उसको रचनात्मक रूप से उसको लागू करें, उसमें सहयोग करें। ये दीपों का त्यौहार, खुशी का त्यौहार, इस त्यौहार पर सभी प्रदेशवासियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
आरटीआई एक्ट क्या है, आम आदमी के लिए किस तरह ये काम करता है? ये एक जनता के हाथ में सन 47 से बाद जो कोई अधिकार मिला है, ये सबसे शक्तिशाली अधिकार है। ये जब भी कोई मजदूर के साथ दिक्कत थी, आप पहुंच जाते थे फैक्ट्री मालिक के, तब फैक्ट्री मालिकों का ये आरोप रहता था कि कपूर साहब को तो पैसे दे दिए तो पैसों का मामला है, उसके बाद सेट हो जाता है। झूठे आरोप लगाते थे। हमारे पास तो ना कहीं कोई जमीन है, ये 100 गज का मकान है, पहले 250 गज का था मेरा, उसको बेच के हमने यहाँ ये 100 गज का बनाया है जी। श्रमिकों को प्लाट वाला मामला था, उसमें भी एक सीडी सामने आई थी जिसमें पैसों की कोई लेन देन की बात चल रही थी। नहीं, वो सीडी को सब वो कुछ नहीं था, वो उन्होंने अपनी फर्जी बना रखी थी। अगर वो उनके खिलाफ कुछ होता तो वो अपना उसकी कार्रवाई करते। कभी ऐसा भी होता, कभी ऑफर आ जाती हो, कपूर साहब छोड़ो आप रखो यार इसको, ऐसा ऑफर भी आती है, धमकियां भी आती हैं हमारे को जाए। तो कभी ये दिमाग में नहीं होता कि जैसे धमकी की बात कर रहे हो, इतने बड़े अधिकारियों के खिलाफ आप मामले उजागर कर रहे हो, परिवार मेरा छोटा है, मेरे पीछे कोई बैग नहीं है, मेरे परिवार के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए? कि जो भी मामला होता है ऐसा भ्रष्टाचार धांधली का बड़े लोगों के खिलाफ, वो हम उसको साथ के साथ मीडिया में अपडेट करते हैं। तो पीपी कपूर का आरोप इतना हो गया कि मीडिया अगर जो आपके खिलाफ छापता तो आप उनको भी टारगेट बना लेते हो, मीडिया को भी? नहीं, मीडिया का ऐसे है, मीडिया को छापे मोस्ट वेलकम, कोई भी आरोप लगाए, लेकिन हमारा ये है कि हमारा पक्ष भी तो छापे ना। तब जब तक आपके पक्ष में छापते रहे तब तो ठीक है, जब विपक्ष में छापना एकदम ही आपने कार्रवाई कर दी। पूरे आंदोलन के दौरान जो हमारा आंदोलन चल रहा था, वो एक तरफा खबरें, या तो उन्होंने खबर छापी नहीं, या विदाउट कंटेंट छापी, या जो है ऐसी छापी भ्रामक। तो ये आप खुद गए थे कुच्छल के पास, या कुच्छल आपके पास आए थे कि आप ये संभालो मोर्चा? ये जब कुच्छल की एक दिन अखबार में स्टेटमेंट भी आई कि भाई रविंद्र मछोली हमारे को इतना टॉर्चर कर रहा है, इतनी फिरौतियां मांग रहा है कि भाई मैं तंग, और एमसी पैसे मांग रहे हैं कि मैं तंग होकर आत्महत्या कर लूंगा। सारा दिन आप आरटीआई में उलझे रहते हो, घर का खर्चा, कोर्टों के खर्चे, ये कहाँ से निकाल लेते हैं? आर्किटेक्ट का मेरा काम है, मैं बैंकों के भी पैनल के ऊपर वैल्यूअर भी हूँ, 2 बैंकों का, और नगर पालिका से रजिस्टर्ड रहा हूँ। कपूर साहब किसी सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, एक खौफ हो जाता है भी पीपी कपूर आ गए कि पहले तो इनका काम करो यार। ये जरूर होता है कि मेरे नाम से कई लोग, मुझे जानकारी मिलती है, कई लोग फोन कर देते हैं कि नहीं तो जी फिर मैं पीपी कपूर के पास जा रहा हूँ, और उनका काम सुनने में आया कि वो जल्दी हो जाता है। स्वागत है आप सभी दर्शकों का ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग रमेश माटा जी से बड़ी अहम जानकारियां ले रहे थे, कैसे वो संस्थाएं मैनेज कर रहे हैं और कितनी संस्थाएं चला रहे हैं। अभी कुछ और जानकारियां भी लेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के खास कार्यक्रम शख्सियत में बने हुए हैं हमारे साथ रमेश माटा जी। माटा जी, एक आपने योजना और गरीब लोगों के लिए शुरुआत की थी, अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक की कोई योजना है आपकी, वो योजना दर्शकों के साथ साझा की। वो योजना क्या है और कैसे वो दिमाग में आई वो योजना? ये जो हमारा अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक है, इसकी प्रेरणा हमें वाराणसी से मिली थी। लगभग 2 वर्ष पूर्व हमने एक जी न्यूज़ में एक न्यूज़ देखा था कि वो एक अनाज बैंक जो वाराणसी में चल रहा है, उसका काम करने का तरीका कुछ हमें अलग दिखा। हम उससे काफ़ी प्रभावित हुए। तो मैंने ये बात अपनी संस्था दशहरा कमेटी में रखी। मैंने उस पूरे प्रोजेक्ट को जो मैंने न्यूज़ में देखा अपनी संस्था में रखा, उनको दिखाया कि वो संस्था कैसे काम करती है। तो मेरी दशहरा कमेटी भी इससे प्रभावित हुई। तो हमने निश्चय किया कि इसको शुरू किया जाए। तो हमारी एक 5 बंदों की टीम बनी, हम वाराणसी चले गए। वहाँ जाके हमने इस बैंक को देखा, उसके काम करने का तरीका जांचा कि वो कैसे काम करते हैं, क्या क्या कैसे राशन देते हैं। हम उससे काफ़ी प्रभावित हुए, क्योंकि उसके अंदर ये देखो, जो वो बैंक चला रहे थे वो दान के रूप में कैश नहीं लेते थे, सिर्फ राशन ही दान के रूप में लेते थे, और राशन ही दान के रूप मतलब नीडी फैमिलियों को देते थे। तो हमने उस बैंक को सभी पहलुओं पर गौर किया, हमारी टीम ने। हमने उसमें फिर यहाँ के अपनी बात रखी, उसमें काफ़ी कुछ अमेंडमेंट भी किया।
हमने अपने जो हमें लगा कि ये इसमें और ये भी कुछ बढ़ाया जा सकता है, तो वो हमने उसमें पॉइंट काफ़ी बढ़ाए। हमें लगा कि इसमें ये सुधार की आवश्यकता है, जो हमें वहाँ महसूस हुआ। तो क्योंकि उनका भी पूरा शायद भारतवर्ष में पहला बैंक था, और ये हमारा यहाँ हरियाणा में पहला था, भारतवर्ष में हम दूसरा कह सकते हैं। तो ये हमें प्रेरणा तो वाराणसी से मिली थी। इसमें हम क्या करते हैं कहो तो मैं आपको वो विस्तार से बता सकता हूं। इसमें जैसे एक बैंक कार्य करता है, बैंक वही तरीका है हमारा बैंक का। हमने जो नीडी फैमिली होती हैं, एक प्रार्थना पत्र छपवा रखा है हमने। पहले तो शहर में एक वो कर दिया कि हम एक बैंक खोलने जा रहे हैं। जिस परिवार को जरूरत है राशन की, वो आके अपना प्रार्थना पत्र हमें दे सकता है। हमने एक सर्वे टीम बना दी 6 बंदों की। जैसे भी किसी परिवार का हमारे पास आया प्रार्थना पत्र कि उसको राशन की जरूरत है, हमारी टीम ने फौरन उसका सर्वे किया, उसकी फैमिली हिस्ट्री देखी, क्या उसको जरूरत है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसका एक फॉर्म भरा पूरा, और उसने आगे हमारे बैंक में जमा करवा दिया। आगे प्रबंधक टीम में उन्होंने देखा कि वाकई ये जरूरतमंद है, तो हमने उनका बैंक में अकाउंट खोल दिया। जैसे बैंक में ही पासबुक होती है, वैसे ही हमने उस परिवार को फैमिली के हिसाब से कि उसके परिवार में कितने लोग हैं, कितना राशन चाहिए, उस हिसाब से हमने उसका राशन बना दिया। हमारा जो ये अनाज बैंक है, ये हर इतवार खुलता है। संडे के संडे हम खोलते हैं इसको। टाइम रहता है सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक। इस बैंक में एक विशेषता जो ये है कि हम बात करें कि डिफरेंस क्या है बाकी संस्थाओं से। बाकी संस्थाएं महीने का राशन एक दिन को भी निश्चित करते हैं, जैसे 1 तारीख। उन्होंने जितने परिवारों को राशन देना होता है उसी दिन वो सभी परिवारों को इकट्ठा करते हैं। हम ऐसा नहीं करते। हम हर संडे को अपना बैंक खोलते हैं 10 से लेकर 2 बजे तक। हमारे सेवादार वहीं रहते हैं, हमारे मेंबर समाज सेवा करते हैं। आज 300 से ज्यादा परिवार, 325 परिवार लगभग हो चुके हैं जिनके पासबुक बन चुके हैं, जिनके अकाउंट खोले जा चुके हैं, जो आज वहां से पूरे महीने का राशन ले रहे हैं। उनकी सुविधा के साथ वो उनको, जैसे अभी सितंबर या अक्टूबर महीना चल रहा है, उसको जब सुविधा हो, जिस संडे मर्जी, हमारे यहां लाइनें लगती राशन की। इसीलिए हमने एक पर्पज किया। हमारा पर्पज ये नहीं था हमने राशन बांट रहे हैं, हमने दिखाना नहीं होता, इसीलिए कि वो आके लाइन में ना खड़ा हो, वो आए 1 मिनट के अंदर उसको अपना राशन लेता है, वो चला जाता है। तो वो मतलब जैसे 4 संडे खुलते हैं हर हफ्ते कह रहे हैं आप, तो मिलेगा तो उसको महीने का एक ही मिले, 1 महीने में 1 बार मिलेगा महीने का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरे महीने का राशन हम एक ही बार दे देंगे, 1 महीने में 1 बार। लेकिन 5 संडे हैं तो किसी संडे मर्जी जब उसको सहूलियत हो। तो क्या क्या देते हैं आप राशन में? उसकी फैमिली के हिसाब से राशन में हम आटा, दाल, चावल, नमक, और भी कई लोग जैसे कुछ दे जाते हैं, बिस्किट, ये वो भी साथ। तो ये जो आपने बैंक बना रखा है कि इसमें लोग अपने आप ही आते हैं कि आप अपने वो भी अपनी जेब से ही कर रहे हैं? इसमें हम राशन के अलावा, आपको शायद मैंने आपको पूरा नाम बताया, हमारा बैंक का नाम है अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक। जब हम बैंक देख के आए थे वाराणसी में, तो वहां वस्त्र नहीं था, हमने अपने बैंक में वस्त्र भी ऐड किए। आज लोगों के घरों में कपड़े की अलमारियां भरी हुई हैं जो वो नहीं डाल पाते। तो हमने लोगों से अपील की कि आप अपने पुराने वस्त्र जो आप नहीं डालते, वो हमें कृपया करके हमारे बैंक को भिजवा दें, या हमें आप सूचित करें, हम आपके घर से ले जाएंगे। लेकिन उसमें हमने प्रार्थना ये भी की कि वो कपड़े फटे हुए नहीं होने चाहिए, धुले हुए हों, प्रेस करके आप हमें वो कपड़े दे दो। वो लोगों ने इतना उत्साह दिखाया। हमारे पास आज भंडार लगा हुआ कपड़े का। हमारी 4 बहनें भी हैं जो सेवा करती हैं। जब ये हमारे कपड़े आते हैं लोगों के घरों से, वो साइज के हिसाब से उनको अलग अलग करती हैं।
बच्चों के अलग, बड़ों के अलग, लेडीज़ के अलग, जेंट्स के अलग, हमारी संस्थाएं बहनें वो इस काम को कर रही हैं, बहुत बड़ी बेखूबी से कर रही हैं। हम हर व्यवहार को जहाँ राशन देते हैं, राशन के साथ साथ हम एक साल में कम से कम 3 बार 4 बार कपड़े भी देते हैं, ताकि वो पूरे 12 महीने उसको कपड़े की आवश्यकता ना पड़े। 2 बार सर्दी हो गई, 2 बार गर्मी हो गई, 2 जोड़े कह लो, 3 जोड़े कह लो। तो हम ऐसा हमारा प्रयास है कि हम वस्त्र और राशन उनको पूरे साल का हो जाए। तो ये टीम भाई दशहरा कमेटी वाली टीम है, अलग से बनाई हुई? दशहरा कमेटी की ही संस्था में से कुछ संस्थाएं ने इसमें अपना साथ दिया है, जो बड़ी बेखूबी से हम कर रहे हैं। हमने एक संस्था अलग बना दी है, लेकिन मैक्सिमम मेंबर वही दशहरा कमेटी वाले ही हैं इसमें जो सेवा कर रहे हैं। अभी फिर मैं घूम के आपके ऊपर ही आता हूँ कि कृष्ण कृपा भी समिति है, लैया बिरादरी भी है, दशहरा कमेटी भी है, अन्नपूर्णा में कैसे इतना मतलब टाइम कैसे निकाल पाते हैं इन सारी संस्थाओं के लिए? सारी संस्थाओं में अलग अलग काम है और काम भी आप नहीं करना है, आपका भी रहना जरूरी है वहाँ पे, हालांकि आपकी टीम भी मजबूत है, कैसे टाइम निकाल पाते हैं आप? भगवान की कृपा है, काम भी देख लेते हैं अपना, और थोड़ा जितना टाइम दे पाते हैं समाज को भी दे देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, चल जाता है। फैमिली के लिए उनका भी हो ही जाता है, थोड़ा कम होता है जरूर, फैमिली के लिए थोड़ा सा कम जरूर रहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं, फैमिली को भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मतलब कुल मिला के मतलब परिवार भी पूरा सहयोग दे रहा है कि चलो जी, परिवार की तरफ से पूरा सहयोग है। अदरवाइज तो जब तक अपने परिवार से या अपने मेंबरों से सपोर्ट ना मिले तो आदमी आगे नहीं बढ़ पाता। मुझे दोनों जगह से पूरी सपोर्ट है, अपनी परिवार से भी और अपने मेंबरों से भी, और सबसे बड़ी सपोर्ट एक और भी है समाज से। अभी आपने क्वेश्चन किया था ये चलता कैसे है। हमने इसके अंदर 2 तरीके के मेंबर बनाए हैं, 3 तरीके के। पहला फाउंडर मेंबर, दूसरा लाइव मेंबर, तीसरा साधारण मेंबर। ये 3 तरह के मेंबर हैं इस संस्था के जो इसको चला रहे हैं। जो फाउंडर मेंबर हैं, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो अपना योगदान उसको बैंक को दे रहे हैं, जिससे ये बैंक चल रहा है। ऐसे जो लाइव मेंबर हैं वो भी सेम अपना कैश के रूप में कह लो, अनाज के रूप में कह लो, अपना पूरा सहयोग हमारे को इस बैंक को दे रहे हैं। तीसरा है साधारण मेंबर जो सेवा कर रहे हैं, वहाँ जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 3 तरह के मेंबर हैं हमारे इस बैंक में जो ये बैंक चल रहा है। इस बैंक में हमने जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं या जो हमारे लाइव मेंबर हैं, उनका भी एक तरीका अलग है, उनका भी अकाउंट खोलते हैं बैंक में। अगर आप हमारे लाइव मेंबर बनना चाहोगे तो आपका भी बैंक में अकाउंट खोलेगा। वैसे ही पासबुक जैसे बैंक में होती है, आपको भी पासबुक मिलेगी, उसमें आपकी फैमिली हिस्ट्री होगी। आप जो दान देंगे उसकी एंट्री उस पासबुक में होगी। आज आप दे के गए, महीने बाद दोबारा आए या 2 महीने बाद दोबारा आए। वही बात मैं उसी पे आ रहा हूँ कि आमतौर पर जो पारदर्शिता है ना वो नहीं आती, कितने घोटाले सामने आ रहे हैं, और खासकर प्रधानी के लिए तो खून हो जाते हैं प्रधान की कुर्सी के लिए, और आप तो लगातार 7 साल से बनते आ रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि मतलब जितना भी पैसा आ रहा है कैसे पारदर्शिता लेके आते हैं, मेंबरों में भी लड़ाई ना हो, और एक जो रमेश माटा के ऊपर ऐसा ठप्पा ना लग जाए कि ये तो 7 साल से बनता आ रहा है, कि तो बहुत बड़ा घोटाला करता होगा तो इसलिए बनता आ रहा है। हमारी पहली बात तो 7 साल से नहीं, 7 बार मैं 13 वर्ष से प्रेसिडेंट हूँ इस संस्था का। आज तक तो भगवान की दया रही है, किसी भी मेंबर्स ने या समाज ने उंगली नहीं उठाई कभी भी। चलता भी तभी है आदमी जब मेंबरों का समाज का सहयोग मिलता है। हमारा काम इतना इस अन्नपूर्णा में इतना पारदर्शी। अब पहले बात करते हैं दशहरा कमेटी में, वहां तो हमारे फंड्स ही नहीं होते पहली बात, कि वो घोटाला हो। जितने वो थोड़ा सा डोनेशन आता है उससे ज्यादा खर्चा हो। जब मैंने संस्था संभाली थी तो 20 से 25 हजार का कर्जा था। वो कर्जा किसका था? मेंबरों का। मैंने 2000 दे दिया, किसी और ने 2000 दे दिया, तो वो कार्य पूरा कर दिया। फिर अगले साल बचेंगे तो वापस कर देंगे। जब हमने संस्था संभाली तो कर्जा था। तो दशहरा कमेटी में फंड्स हम इकट्ठे नहीं है, ना हैं और ना आगे भी कोई चांस है रहने के। जब ये हमने अन्नपूर्णा बैंक बनाया तो इसके बारे में जरूर सोचा भाई इसके फंड्स कहाँ। तो हमने समाज में अपनी बात रखी
आज 47 मेंबर्स हैं हमारे फाउंडर मेंबर और लाइव मेंबर, जिनके ये योगदान से ये चल रहा है। इसके अलावा कोई भी आप आके अपना योगदान देना चाहे, वेलकम है, वो दे ही रहा है। और इतना पारदर्शी काम रखा हुआ हमने, इतना पारदर्शी काम रखा हुआ है इसमें, हम इसमें दोनों अकाउंट रखे हुए हैं, मैनुअल भी कंप्यूटराइज भी। इस अन्नपूर्णा की बात कर रहा हूं मैं। 1 रुपए का भी खर्चा होता है हमारा, वो चेक से होता है। हमने जो बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है, हम किसी को कैश पेमेंट नहीं देते। कोई भी चीज खरीदनी पड़ जाए तो सारा खर्चा बैंक से है, ताकि कोई भी उंगली उठा ही ना सके। ये आपका जो आपने सवाल किया उसका जवाब है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि जब से मैं संभला हूँ या इसका मेंबर बना हूँ दशहरा कमेटी का, मेरा साथ माता जी के साथ रहा है। इन्होंने जो कार्य दशहरा कमेटी के लिए किए हैं, इतना शायद और कोई काम कर पाए। जो इन्होंने इसके लिए बिल्डिंग बनाई है, दिन रात एक करके बड़ों ऑफिसरों को लेकर के दफ्तरों के इतने चक्कर काटे हैं, शायद इतने कोई काटे, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। आज जो हमारा रघुनाथ धाम बना हुआ है, इसके पूरे ही शख्स श्री रमेश माता जी हैं, जो इन्होंने ये कार्य किया है। और जहाँ तक मेरा विचार है, आगे भी जब तक ये रहेंगे तो ये काम चलेगा, नहीं तो मुझे किसी अपने सदस्य पे विश्वास नहीं है कि वो इतना काम कर पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान जी से और सदस्यों से भी, जब तक रहें रमेश माता जी ही प्रधान रहे। माता जी बता रहे थे कि किस हिसाब से पारदर्शिता है और कितने सालों से वो लोग इस समाज से जुड़े हैं और किस हिसाब से वो सेवा कर रहे हैं। अभी चलते हैं एक ब्रेक में, ब्रेक के बाद फिर चलेंगे माता जी के पास। कुछ और प्रोजेक्ट भी हैं इनके मन में, उनसे भी बातचीत करेंगे और इनकी टीम के मेंबरों से भी बातचीत करेंगे, वो माता जी के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। ये दीपावली का पर्व मिलन का पर्व है और इस मिलन के पर्व पे हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने प्रदेश के साथ और अपने देश के साथ मिलकर एक राम राज्य की जो कल्पना जो हमारे ऋषि मुनियों ने देखी है, हम उस कल्पना को पूर्ण रूप से, यथार्थ रूप से, उसको रचनात्मक रूप से उसको लागू करें, उसमें सहयोग करें। ये दीपों का त्यौहार, खुशी का त्यौहार, इस त्यौहार पर सभी प्रदेशवासियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत से। आज हम रमेश माटा जी के रूबरू हैं। रमेश माटा जी शहर के समाज सेवी और कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। माटा जी, अन्नपूर्णा योजना के बारे में बातचीत चल रही थी। दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं, वो पासबुक वाला क्या सिस्टम है, पासबुक क्यों बनाई है वो? उसके 2 मकसद है जी। एक तो जो नीडी परिवार है, जरूरतमंद परिवार है, उनकी पासबुक है, जो हमारा राशन विड्रॉल करते हैं। उसके पीछे मकसद तो ये है, हम कभी भी वो देख सकते हैं कि इसने आज तक कितना राशन लिया, कितना टाइम हो गया। हमारी ये कोशिश होती है कि हम हर साल एक बार उसको दोबारा सर्वे भी जरूर करवाते हैं उस परिवार का, क्या वो परिवार संपन्न हो चुका है या अभी भी उसको जरूरत है। अभी हल्के में हमारा को इस योजना को 1.5 साल हुआ है सिर्फ, लेकिन हमने जो लक्ष्य रखा है कि हर साल एक बार सर्वे जरूर दोबारा करवाएंगे, उसी परिवार का सर्वे करवाते सभी जितने भी अकाउंट है। उसके पीछे मकसद ये रहेगा, अगर वो परिवार संपन्न हो चुका है, वो अपने पैर पे खड़ा हो चुके हैं, उसको राशन की जरूरत नहीं है, वो लाभ किसी अन्य परिवार को दिया जा सके। एक तो मकसद ये है। दूसरा, हम जो पासबुक का मकसद है, साल बाद 2 साल बाद हम ये देख सकते हैं उस परिवार को हमने कितना राशन दिया, कितने कपड़े दिए, वो सारी डिटेल। मैनुअल तो है ही है, आज हमने कंप्यूटर में भी एक एंट्री है
उसमें हम एक क्लिक बटन से ही हम उसका पूरा हिस्ट्री जान सकते हैं, जब से वो बैंक खुला आज तक उसने कितना राशन लिया। मैं नहीं, समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति आके देखना चाहे कि हमारी संस्था क्या कर रही है, वो आए और पूरी हिस्ट्री विद इन 2 मिनट वो आके देख सकता है। दूसरा मकसद, जो हमारे डोनर हैं, जो हमारे दानवीर हैं, उनकी पासबुक क्यों बनाई, उनका अकाउंट क्यों खोला हमने, उसके पीछे भी एक कहानी है। आज समझ लो कोई हमारा एक मेंबर है, फाउंडर मेंबर है, लाइव मेंबर है, जो हमें दान दे रहा है, या समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो हमें दान देता है, हम उसका अकाउंट खोल देते हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि वो हमें दान के रूप में राशन ही दे, अनाज ही दे, या कुछ दालें या चावल कुछ भी दे, कैश ना दे तो अच्छा ही है। पहले हमारी कोशिश ये रहती है। उसके पीछे मकसद ये है, आज हमें वो जो दान दे रहा है उसकी हम एंट्री उसकी पासबुक में कर देते हैं। वो महीने बाद दोबारा आएगा, 6 महीने बाद दोबारा आएगा, साल बाद आएगा, फिर उसका मन किया। आज समाज के अंदर कभी दुख है, कभी सुख है, हमने उनको ये गाइड किया है कि आपके परिवार में खुशी हो तब दो, भगवान ना करे कोई दुख है उस पर जरूर दो, आपके घर में परिवार में बच्चे का जन्मदिन है तब कोई राशन, लोग ऐसी हमने उनको भावना दी है, अपना सुझाव दिए हैं, तो लोग ऐसा कर रहे हैं। किसी के बच्चे जन्मदिन है तो वो अपने अनाज के रूप में कुछ दान अनाज बैंक में पहुंचा देते हैं। मकसद पासबुक का क्या है, जब आज उनके पेरेंट ये राशन दे रहे हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब उनके बच्चे वो पासबुक देखेंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी इससे कि हमारे फादर ने देखो 15 साल में कोई तो कितना अच्छा काम किया है। उस प्रेरणा से वो हो सकता है वो प्रभावित हो, उनका भी मन में जागे कि हमें भी दान वगैरह कुछ करना चाहिए। मेन मकसद हमारा ये था कि उनको उनके बच्चों को जरूर पता हो कि हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, क्या करके जाग गए हैं, अगर चले गए हैं तो ये मकसद था। तो इन सारे प्रोजेक्ट में सरकार भी कुछ मदद करती है या कुछ मदद नहीं लेते आप? देखो जी, सरकार, अभी हमने ये बात सोची है जो अभी आपने कहा है, अभी हम एक सभी को ही, एमएलए को, मंत्रियों को सोच रहे हैं, एक अपनी अपील डालेंगे, प्रार्थना में डालेंगे कि वो आए हमारे बैंक को, अभी तक तो नहीं आए, हमारे बैंक को सहयोग करें। ऐसी हमारी भी प्लानिंग है, सरकार से भी कुछ मदद लेंगे। अभी तो फिलहाल तो अपनी लोगों के, समाज से, लोगों से ही चल रहा है। तभी दशहरा कमेटी का भी एक और कार्यक्रम मेरे को याद आया आपका चल रहा है कि दशहरा कमेटी आपके द्वार, तो वो क्या प्रोजेक्ट था आपका? हाँ, वो भी अपने आप में बड़ा एक अनूठा प्रोजेक्ट था। आज आपको पता है कितनी भाग दौड़ की जिंदगी बन गई है, हर आदमी इतना बिजी हो चुका है, काम में इतना बिजी हो चुका है कि उसको अपने शरीर के प्रति जागरूक ही नहीं है। हमने एक अवेयरनेस कैंप लगाया कि लोगों को जागरूक किया जाए सेहत के प्रति अपनी। आज सबसे ज़्यादा भयंकर बीमारी कौन सी है? 2 ही हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर। हमारी टीम ने एक योजना बनाई कि हम डोर टू डोर जाके हर बंदे का चेकअप करेंगे ताकि उसको पता हो कि मैं ठीक हूं या बीमार हूं। क्योंकि आज की भागदौड़ जिंदगी में दुकानदार, जब एक बार सुबह दुकानदार 9 बजे दुकान में घुसता है तो वो रात को 9 बजे तक दुकान छोड़ता नहीं है, ना वो छोड़ता है ना उसके एम्प्लॉइज छोड़ते हैं। जो उसके दुकानदार के एम्प्लॉइज हैं वो भी बेचारे सुबह घुसते हैं तो रात तक वो निकल नहीं पाते, उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो जाके डॉक्टर से अपना चेकअप करवा पाए। तो हमने ये योजना बनाई, दशहरा कमेटी आपके द्वार। हमने 10 टीमें बनाई जिसमें हमारे 5-5 मेंबर दशहरा कमेटी के उस हर टीम में निकले, साथ में डॉक्टर साथ थे, उनके असिस्टेंट साथ थे। डोर टू डोर एक एक दुकान को हमने सर्वे किया, हर दुकान पे गए, वहाँ मालिक का, उसके नौकर का, उसके जो भी एम्प्लॉइज थे, जितने भी एम्प्लॉइज थे, सबका ब्लड शुगर चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया और मौके पे ही उनको रिपोर्ट सौंपी। हमने सिर्फ उनको अवेयर किया है कि अगर उनको कोई दिक्कत है तो वो अवेयर हो जाएं, वो अपना इलाज करवाएं। कितना उसमें मतलब आप सफल हुए उस प्रोजेक्ट में? बड़ा सराहनीय हमें, मतलब हमें समाज में हमें सराहनीय सहयोग मिला।
हमने एक कैंप किया, हमें हमारा उत्साह बढ़ा। उसके बाद हमने एक कैंप फिर दोबारा वही सेम 2 साल बाद दोबारा लगाया, तो हमें काफ़ी इसमें वो मिला, सहयोग मिला लोगों का, जिन्होंने दिल से काम छोड़ के अपने, अगर किसी कस्टमर के पास, दुकानदार के पास कस्टमर भी खड़ा है तो वो कस्टमर छोड़ के पहले वो चेक कराना अपना ठीक समझा, पहले मुझे चेक करो। तो हमें लोगों ने बड़ा उत्साह दिखाया इस प्रोजेक्ट में। दशहरा कमेटी की आपको कुछ साल पहले जमीन भी मिली थी, उसमें एक आपने मंदिर का निर्माण करवाया है, तो वो क्या प्रोजेक्ट और कहाँ तक पहुंचा वो आपका? देखो 4 साल पहले लगभग की बात है, हमने हमारी जो पहले पूर्व, मेरे से पूर्व या मेरे से पहले भी हम चाहते थे हम दशहरे के लिए एक ग्राउंड हो और एक अपना स्थान भी हो दशहरा कमेटी का। प्रयास तो कई सालों से चल रहा था। हमने सरकार को भी लिखा, हर सीएम को अप्रोच किया कि हमें दशहरे के लिए कुछ जगह दी जाए या हमें एक अपना स्थान दिया जाए जहाँ हम अपने सामाजिक कार्य कर सकें एक प्रॉपर स्थान पे। क्योंकि हमारी जब दशहरा कमेटी बनी थी तो हमारे पास कोई स्थान नहीं था। जब हम कोई मीटिंग किया करते थे, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी मंदिर में हम जाते थे, वहाँ बैठ के हम अपने सलाह मशवरा करते थे और अपनी रूपरेखा बनाते थे। लगभग 5 वर्ष पूर्व हमने, हमारी मेहनत, हमारे मेंबर्स की मेहनत रंग ले आई। सरकार से हमें 1100 गज, लगभग 1100 गज जगह हुड्डा सेक्टर 25 में मिली। हमारे पास जमीन भरने के पैसे नहीं थे, तो लोगों के सहयोग से ही, क्योंकि ये वो जो जमीन मिली सरकार उसकी पेमेंट लेती है, एक नॉमिनल प्राइस लेती है, हमारे पास वो भी नहीं थे। वो भी हमने थोड़े से इकट्ठे किए, वो जगह का कुछ अमाउंट जो पहले स्टार्टिंग में 25% भरना पड़ता है वो हमने भर दिया, बाकी किस्तें होती हैं वो ली। आज वो जगह एक भव्य इमारत का रूप ले चुकी है। उसमें हमने एक सामुदायिक केंद्र बना दिया है रघुनाथ धाम के नाम से। नीचे का फ्लोर बिल्कुल कंप्लीट है, ऊपर का स्ट्रक्चर भी पूरा तैयार हो चुका है। मेन पर्पज हमारा ये था कि हमारे सेक्टर 25 में भी कोई दुख सुख के लिए कोई एक अच्छी जगह नहीं है कि लोगों की कोई भगवान ना करे कहीं दुख सुख है तो वो जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने 2 फ्लोर इमारत तैयार कर दी है, फाइनल स्टेज पे दूसरी फ्लोर। बस फंड्स की दिक्कत है, कहीं से फंड्स आते हैं वो भी कंप्लीट हो जाएगी। स्ट्रक्चर पूरा 2 फ्लोर का कंप्लीट है। एक लास्ट सवाल आपसे और जाते जाते, अभी रमेश माटा के दिमाग में क्या प्रोजेक्ट चल रहा है कि मैं वो प्रोजेक्ट खासकर पानीपत की जनता के लिए करूं, कि जैसे आपने अन्नपूर्णा योजना चलाई है, कुछ और योजनाएं चल रही हैं, आपके द्वार दशहरा, आपके द्वार दशहरे ग्राउंड में बड़ा अच्छा, क्यों है, क्या ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो आप पानीपत के लिए करना चाहते हैं? जब हमने ये अन्नपूर्णा अनाज बैंक का, वस्त्र में अनाज बैंक का शुरुआत की तो हमारे मन में ये था इसको, इसमें अभी ना काफ़ी योजनाएं बीच में हैं, उम्मीदें बहुत हैं इसमें, इस बैंक में। स्टार्टिंग हमने वस्त्र और अनाज से की पहले साल, ये हमने अप्रैल 2016 में शुरू किया था अनाज बैंक। 1 साल जब अभी हमने पूरा किया, वार्षिक उत्सव मनाया 2017 अप्रैल में। अभी हमने इसमें एक और अमेंडमेंट कर दी है, जो समाज के में अंदर बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेकिन किसी कारण से वो अपनी फीस नहीं भर पाते और वो पढ़ना चाहते हैं, उस परिवार को अन्नपूर्णा अनाज बैंक सहयोग करेगा। अभी हमने इसमें ये अमेंडमेंट इसी साल अप्रैल में कर दी है। इस साल हमने 21 बच्चे अन्नपूर्णा ने गोद ले लिए हैं। एप्लीकेशन तो ज़्यादा आई है, लेकिन जो हमारी सर्वे टीम ने देखा कि किस परिवार को ज़्यादा ज़रूरत है, हमने वो 21 बच्चे इस बैंक ने गोद लिए हैं, जिसकी पूरे साल की फीस हमने स्कूलों में जमा करवा दी है, पूरे साल की। अभी इसमें बहुत और भी संभावना है। इस बैंक में कापियाँ भी दी जा सकती हैं, बुक्स भी दी जा सकती हैं और कई तरह के कैंप हैं जो हम इस अन्नपूर्णा अनाज बैंक से हम आगे जैसे जैसे सुझाव आएंगे लोगों के, जैसे जैसे मार्गदर्शन होगा, वैसे हम इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। तो भाई साहब, पानीपत के इस कार्यक्रम शख्सियत के मद्देनजर क्या आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे से जुड़े हैं या कुछ अपील करना चाहते हैं तो आप अपील कर सकते हैं।
लाइव बैठे हैं आप। मैं पानीपत के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि वो एक बार हमारे अन्नपूर्णा एवं अनाज बैंक वस्त्र बैंक में आएँ, हमारे उस कार्य को जरूर देखें, परखें कि हमारी संस्था ये कार्य किस रूप में कर रही है, क्योंकि जब तक आदमी वो खुद देखता नहीं तब तक वो पता नहीं चल पाता कि कार्य कैसे चल रहे हैं। मेरी सबसे प्रार्थना है, क्योंकि दशहरा तो मनाते थे, वो तो एक दिन का त्यौहार है हमारा, और एक संस्कृति पुरानी चलती आ रही है, वो चली रही है। ये हमारा जो कैंप है, जो हमारा अनाज बैंक है, पूरे साल का है, और इसमें बड़ी संभावनाएं भी हैं और आगे बढ़ने की। ये कैसे हो सकता है? जब इस समाज के लोग हमें और सहयोग भी देंगे, हमारे पास फंडिंग ज़्यादा होगी, हम समाज के कार्य में और ज़्यादा जुड़ेंगे। तो मैं समाज से फिर अपील करना चाहूँगा, वो आएँ, हमारे इस बैंक को देखें, जांचें, परखें और अपनी सुझाव जितने, क्योंकि आदमी या तो स्पोर्ट्स से या कुछ नए सुझाव से आगे बढ़ता है। तो मैं उनको प्रार्थना ये भी करूँगा कि अपने वो कोई अमूल्य सुझाव हो वो भी हमें जरूर दें, हम उसमें जरूर चर्चा करेंगे। दशहरा कमेटी सनौली रजिस्टर के प्रधान हमारे रमेश माटा जी बहुत सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। वह पूरी टीम को अपने साथ लेके चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों दशहरा पर्व मनाया गया, जो कि बहुत व्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से मनाया गया। दशहरा कमेटी न केवल सिर्फ दशहरा मनाने तक सीमित है, बल्कि समय समय पर सामाजिक कार्य में भी रुचि लेती है। सबसे पहले दशहरा कमेटी ने पोलियो ऑपरेशन शिविर लगाए। महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानानंद जी के सानिध्य में 2 बार दशहरा कमेटी ने पोलियो ऑपरेशन शिविर लगाए, जिसमें लगभग 250 के करीब ऑपरेशन एक बार में हुए हैं। गुजरात से, सूरत से डॉक्टरों ने आगे ये ऑपरेशन किए हैं। बहुत सफल आयोजन ये रहा है पोलियो ऑपरेशन का। उसके अलावा दशहरा कमेटी समय समय पर मेडिकल कैंप लगाती रहती है। दशहरा कमेटी आपके द्वार पानीपत में, अमरभवन चौक, इन बाज़ारों में दुकानदारों के पास समय नहीं होता, बीपी शुगर वगैरह चेक करते रहते हैं। वो कैंप भी हम 2-3 बार लगा चुके हैं। अभी पिछले हफ्ते हमने यहाँ रघुनाथ धाम में दशहरा कमेटी मेडिकल कैंप भी लगाया है। उसके अलावा एक अनाज बैंक अनूठा कार्य पानीपत में हुआ है। ये थे रमेश माटा जी। अगले प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट भी उन्होंने बताए, और खासतौर पे इस साल उन्होंने क्या शुरुआत किया, गरीब बच्चों के लिए क्या शुरुआत की है। 21 बच्चों की उन्होंने गोद लिया, पूरे साल की फीस भी भर दी, और दर्शकों से भी एक अपील की है कि वो अन्नपूर्णा योजना को जरूर देखने आए और इनके साथ जुड़ें। फिलहाल आज शख्सियत में इतना ही। ऐसी एक और शख्सियत से आपको जल्द मिलवाएंगे। तब तक मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।